गुड आफ्टरनून। तो आज हम लोग शुरुआत करेंगे होमवर्क वाला डे में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 1 से, और कई डीपीपी हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स करेंगे। जैसे हम लोगों ने ग्रेविटेशन में अभी 7 डीपीपीस करी हैं, वैसे हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी 7 और 8 डीपीपी करेंगे, और हर टॉपिक में इसी प्रकार से करते चले जा रहे हैं। जैसे चलते चले जा रहे हैं वैसे ही करते चले जाएंगे। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में फर्स्ट डीपीपी देखिए। यहाँ पर 3 चार्जेस यहाँ पे शो किए गए हैं, दिखाई पड़ रहा है ना। और क्वेश्चन है कि बताइए इन 3 में से कौन सा इक्विलिब्रियम में है, और अगर कोई इक्विलिब्रियम में है तो उसका इक्विलिब्रियम स्टेबल है कि अनस्टेबल है। ठीक है, तो जरा देखिए, हमने कहा था कि अगर हम इसको चेक करना चाहते हैं कि ये इक्विलिब्रियम में है कि नहीं है, तो ये थर्ड हो जाएगा और बाकी दोनों फर्स्ट सेकेंड हो जाएंगे। जब हम इसको चेक करेंगे तो ये थर्ड हो जाएगा, बाकी दोनों फर्स्ट सेकेंड हो जाएंगे। जब हम इसका इक्विलिब्रियम चेक करेंगे तो ये थर्ड, मतलब हम जिसको चेक करेंगे वो थर्ड मान लेना, बाकी दोनों को फर्स्ट सेकेंड मान लेना। ठीक है, तो चलिए फिर ये हो गया कि हम इसको पहले चेक करना चाहते हैं, तो ये थर्ड हो गया, ये थर्ड हो गया। ठीक है ना। अब ये चार्ज जब थर्ड हो गया तो ये फर्स्ट सेकेंड हो गया। अब फर्स्ट सेकेंड में एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो एक नेगेटिव है एक फर्स्ट सेकेंड में एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो थर्ड वाले को इक्विलिब्रियम बाहर मिलेगा। बाहर मिलेगा किसके पास? छोटे वाले के पास। तो मिल रहा है, यानी कि ये इक्विलिब्रियम में होगा। 16 और 25 में से जो छोटा होगा उसके पास मिलेगा, तो 16 के पास मिलेगा बाहर, तो मिल रहा है। तो यानी कि ये इक्विलिब्रियम में होगा, और क्योंकि इसका साइन मैच कर रहा है इसलिए ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा। जैसे इक्विलिब्रियम होगा स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा। ये केस 2 के अकॉर्डिंग बताया गया कि ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा। अब इसको चेक करना है, तो ये थर्ड हो गया। जब ये थर्ड हो गया तो ये दोनों फर्स्ट सेकेंड हो गए। हाँ, अब इसको चेक करना है तो ये थर्ड हो गया। जब ये थर्ड हो गया तो ये दोनों फर्स्ट और सेकेंड हो गए। तो फर्स्ट और सेकेंड में एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो थर्ड को इक्विलिब्रियम बीच में मिलेगा ही नहीं, बल्कि बाहर मिलेगा। तो ये इक्विलिब्रियम में नहीं है। क्यों? ये जो चार्ज है बीच वाला वो इक्विलिब्रियम में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अगर हम इसको चेक करना चाहते हैं तो ये हमारे लिए थर्ड हो गया। जब ये थर्ड हो गया तो ये दोनों फर्स्ट और सेकेंड हो गए। अब फर्स्ट और सेकेंड में एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो थर्ड वाले को इक्विलिब्रियम इनके बीच में नहीं मिल सकता, तो ये चार्ज इक्विलिब्रियम में नहीं होगा। अब आ जाइए इसको चेक करें। जब इसको चेक कर रहे हैं तो ये थर्ड हो गया, ये थर्ड हो गया, तो ये फर्स्ट सेकेंड हो गए। फर्स्ट सेकेंड में दोनों नेगेटिव हैं, यानी कि दोनों सेम पोलैरिटी के हैं। जब दोनों सेम पोलैरिटी के हैं, फर्स्ट और सेकेंड दोनों सेम पोलैरिटी के हैं, तो थर्ड वाले को इक्विलिब्रियम इनके बीच में मिलेगा, बाहर नहीं मिलेगा, यानी कि ये चार्ज भी इक्विलिब्रियम में नहीं होगा। फिर से देख लीजिए, जब हम इसको चेक कर रहे हैं तो ये थर्ड हो गया और ये दोनों फर्स्ट और सेकेंड हो गए। तो फर्स्ट और सेकेंड दोनों सेम पोलैरिटी के हैं। देखिए, जब दोनों सेम पोलैरिटी के होते हैं तो थर्ड वाले को इक्विलिब्रियम बीच में मिलता है, बाहर नहीं मिलता, यानी कि ये इक्विलिब्रियम में नहीं होगा। अगर हम इसको चेक कर रहे हैं तो ये थर्ड हो गया। जब ये थर्ड हो गया तो ये दोनों फर्स्ट सेकेंड हो गए। फर्स्ट और सेकेंड में एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो थर्ड वाले को इक्विलिब्रियम बीच में नहीं मिल सकता, तो ये भी इक्विलिब्रियम में नहीं है। जब हम इसको चेक कर रहे हैं तो ये थर्ड हो गया। जब ये थर्ड हो गया तो ये दोनों फर्स्ट सेकेंड हो गए। फर्स्ट और सेकेंड में एक नेगेटिव है और दूसरा पॉजिटिव है, तो थर्ड वाले को इक्विलिब्रियम इनके बीच में नहीं बल्कि बाहर मिलेगा। तो ये और कहाँ मिलेगा? छोटे वाले के पास मिलेगा, मतलब ये इक्विलिब्रियम में होगा। अब देखना ये है कि इसका इक्विलिब्रियम स्टेबल होगा कि अनस्टेबल होगा। तो इसका साइन पास वाले से, यानी कि छोटे वाले मतलब पास वाले से मैच कर रहा है। जब इन दोनों का साइन मैच कर रहा है तो इसका इक्विलिब्रियम कैसा होगा? स्टेबल होगा। तो ये इक्विलिब्रियम में नहीं होगा, ये इक्विलिब्रियम में नहीं होगा, लेकिन ये जो चार्ज है वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा। स्टेबल इक्विलिब्रियम में ये होगा, ये दोनों इक्विलिब्रियम में होंगे ही नहीं। ठीक है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड फ्रॉम अ बॉडी सो दैट बॉडी गेट 5 फैराडे चार्ज। एक बॉडी से हम इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करेंगे। जब इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करेंगे तो बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होने लगेगा, और हमें ये चार्ज कितना चाहिए? 5 फैराडे के बराबर चाहिए। फाइव फैराडे के बराबर चाहिए। तो ऐसे सवालों को लगाने के लिए Q इज इक्वल टू एन इक्वेशन है, तो n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू Q अपॉन E।
तो Q है 5 फैराडे। 5 फैराडे का मतलब हो गया 5 इंटू 96,500 कूलम। तो 5 इंटू 96,500 कूलम अपॉन ई मतलब चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। ठीक है ना। सॉल्व करने पर आपको रिजल्ट मिल जाएगा, क्योंकि ये लिखा हुआ है 3 इंटू 10 टू द पावर 24 इलेक्ट्रॉन्स आप हटा दीजिए। ठीक है ना। 3 इंटू 10 टू द पावर 24 इलेक्ट्रॉन्स हटा देंगे तो इस बॉडी पर 5 फैराडे का यानी कि 5 इंटू 96,500 कूलम का पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। आपको मालूम है ना कि इलेक्ट्रॉन जब बॉडी से रिमूव किए जाते हैं तो पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है, और जब इलेक्ट्रॉन बॉडी में ऐड किए जाते हैं, डाले जाते हैं, तो वो नेगेटिवली चार्ज हो जाती है। फाइंड नंबर ऑफ प्रोटॉन इन 500 सेंटीमीटर क्यूब वाटर। पहले मुझे बताइए कि एक वाटर मॉलिक्यूल में कितने प्रोटॉन होंगे। तो ये H2 में 2 और इसमें 8, तो कुल मिला के 10 प्रोटॉन्स होंगे। ठीक है ना। अब हम एक मॉलिक्यूल में इतने प्रोटॉन होंगे, तो अब हम पहले ये निकाल लें कि इतने वाटर में कितने मॉलिक्यूल होंगे। ठीक है ना। मॉलिक्यूल निकालने के लिए हम मोल्स निकाल लें। मोल्स निकालने के लिए हम लोग पहले मास निकालें। तो आइए शुरुआत करते हैं स्टेप 1 से। मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। ठीक है ना। वॉल्यूम है 500 सेंटीमीटर क्यूब और डेंसिटी सीजीएस में 1, वाटर की डेंसिटी सीजीएस में 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो मास आ गया 1 ग्राम। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालें। क्या निकालें बताओ। नंबर ऑफ मोल्स निकालें। नंबर ऑफ मोल्स, इसको हम लोग N भी कह सकते हैं। N इज इक्वल टू मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। सो दिस बिकम 500 बाई 18। ये हो गया नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स के बाद आइए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड किए जाएं। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैपिटल N से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगैड्रो नंबर, यानी कि 500 अपॉन 18 ये नंबर ऑफ मोल्स हो गए, और एवोगैड्रो नंबर 6.023 इंटू 10 पावर 23 ये लीजिए, ये हो गया नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब एक मॉलिक्यूल में 10 प्रोटॉन्स होते हैं, तो इतने मॉलिक्यूल में कितने प्रोटॉन होंगे ये निकाल सकते हैं आप लोग। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कैसे आएंगे। एक मॉलिक्यूल में 10 प्रोटॉन, तो इतने मॉलिक्यूल में कितने प्रोटॉन, तो इतने इंटू 10, दिस इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। और एक मॉलिक्यूल में 10 प्रोटॉन, तो इतने मॉलिक्यूल में कितने प्रोटॉन, सो दिस बिकम 500 बाई 18 ये नंबर ऑफ मोल्स हैं, और ये टोटल हो गए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ये पूरे। और एक मॉलिक्यूल में 10 प्रोटॉन, तो इतने मॉलिक्यूल में कितने प्रोटॉन इंटू 10, तो रिजल्ट आपका 1.6 इंटू 10 टू द पावर 26 प्रोटॉन्स। ठीक है ना, बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है ना, देखते जाइए, नोट करते जाइए, क्वेश्चन सारे अच्छे ही रहेंगे। डीपीपी में जितने भी क्वेश्चन है, जैसे ग्रेविटेशन में जितने भी डीपीपी से और जितने भी डीपीपी रहेंगे, चाहे वो 1D 2D प्रोजेक्टाइल या SHM या सर्कुलर मोशन, वर्क एनर्जी पावर, रोटेशनल मोशन, ग्रेविटेशन का राइट ही है, इलेक्ट्रो चल ही रहा है, इसी प्रकार से चलते चलेंगे। जितना भी डीपीपी होगा उसमें क्वेश्चन अच्छा ही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो हमने 2 धागों में 2 चार्जेस को लगा दिया है, और ये पूरा सिस्टम किसी फ्लूइड के अंदर है, किसी लिक्विड के अंदर है, किसी फ्लूइड के अंदर है। तो हमारा क्वेश्चन है कि बताइए ये दोनों धागे वर्टिकल से कितना कितना एंगल बनाएंगे। ये देखिए थीटा डैश
ये इस एंगल को हमने थीटा डैश बोला और हमें ये थीटा डैश सबसे पहले फाइंड करना है, ठीक है ना। तो आइए ये दोनों चार्जेस एक दूसरे पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाएंगे, ठीक है ना। ये हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और वेट mg लगेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में और पानी में डूबे होने की वजह से अपथ्रस्ट लगेगा। अपथ्रस्ट फोर्स लगेगा ही लगेगा क्योंकि पानी में जब कोई चीज डूबी होती है तो उस पर एक बायोंसे लगता है और बायोंसे का मतलब है अपथ्रस्ट। और ये देखिए रस्सी में टेंशन और टेंशन के हम कंपोनेंट कर लेंगे, है ना। तो ये एंगल अगर थीटा डैश होगा तो ये एंगल भी थीटा डैश होगा, तो टेंशन का ये कंपोनेंट टी कॉस थीटा डैश होगा और ये वाला जो इनवर्ड कंपोनेंट होगा वो टी साइन थीटा डैश होगा। ये बिल्कुल वैसे ही सवाल है जैसा क्लासरूम में कराया था, लेकिन क्लासरूम में जो क्वेश्चन कराया था बुकलेट में दिया हुआ था उसमें एयर में ये एक्सपेरिमेंट किया जा रहा था और यहाँ पर ये एक्सपेरिमेंट लिक्विड के अंदर किया जा रहा है, ठीक है ना। तो चलिए इनवर्ड फोर्स इज इक्वल टू आउटवर्ड फोर्स टी साइन थीटा इज इक्वल टू एफ ई डैश इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि एयर में जब हम ये एक्सपेरिमेंट कराते हैं तो फोर्स एफ ई होता है, तो अब एफ ई डैश हो जाएगा एफ ई बाई के, ठीक है। चलिए अब वाई डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम को सेट करें। हाँ ये एक्स डायरेक्शन में था, अब वाई डायरेक्शन का इक्विलिब्रियम बनाइए क्योंकि ये जो पार्टिकल है, ये जो ऑब्जेक्ट है ना वो एक्स में कहीं जा रहा है ना वो वाई में कहीं जा रहा है, बल्कि अब वो स्टेबल हो गया है। और जब वो रुक गया है, बिल्कुल स्टेबल हो गया है, तो अब हम इक्विलिब्रियम की इक्वेशन बनाएंगे अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स। तो टी कॉस थीटा डैश प्लस अपथ्रस्ट इज इक्वल टू mg, सो टी कॉस थीटा डैश इज इक्वल टू mg माइनस अपथ्रस्ट, ठीक है ना। अपथ्रस्ट का फॉर्मूला जानते हैं आप लोग, नहीं जानते हैं तो अभी जान लीजिए, v dl g, ठीक है ना। v ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम रहता है, dl लिक्विड की डेंसिटी रहती है और g एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, v dl g। ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम यानी कि बॉडी का वॉल्यूम, बॉल का वॉल्यूम कैसे लिखा जाएगा, मास अपॉन डेंसिटी ऑफ द बॉल, और ये है डेंसिटी ऑफ लिक्विड और ये है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो mg कॉमन आ जाएगा और ये बन जाएगा 1 माइनस dl बाई db, ठीक है ना। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन हो जाएगी। अगर हम इन दोनों को डिवाइड कर देंगे तो हमारा रिजल्ट प्रॉपरली आ जाएगा। 1 डिवाइडेड बाई 2 करने से tan थीटा डैश इज इक्वल टू एफ ई बाई के और नीचे mg 1 माइनस डेंसिटी ऑफ लिक्विड अपॉन डेंसिटी ऑफ बॉडी, ठीक है ना। ये हो गया हमारा आंसर। वर्टिकल से बनने वाला एंगल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अपॉन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ये लिक्विड का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, ये वेट है ऑब्जेक्ट का, और ये 1 माइनस dl डेंसिटी ऑफ लिक्विड और db डेंसिटी ऑफ बॉडी, ठीक है ना। डेंसिटी ऑफ बॉडी मतलब इस बॉडी की डेंसिटी, ठीक है। अब उसके बाद इसका ये हो गया, अच्छे से देख लिया आप लोगों ने क्या क्या लगेगा। ये चार्ज इस चार्ज को रिपेल करेगा, फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, वेट लगेगा, रोप में टेंशन लगेगा। टेंशन के हमने दो कंपोनेंट कर दिए, एक एक्स कंपोनेंट और एक वाई कंपोनेंट। अब क्योंकि ये चार्ज कहीं जा नहीं रहा है, मतलब एक्स डायरेक्शन में भी इक्विलिब्रियम है, वाई डायरेक्शन में भी इक्विलिब्रियम है, इसलिए एक्स डायरेक्शन के दोनों फोर्सेज एक दूसरे को बैलेंस करेंगे और वाई डायरेक्शन के सारे फोर्सेज अपवर्ड बराबर डाउनवर्ड करेंगे। इस प्रकार से हम दो इक्वेशन निकाल पाएंगे, एक टी साइन थीटा वाली और दूसरी टी कॉस थीटा वाली, और दोनों को डिवाइड कर देंगे तो हमें एंगल का आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे चलें। आगे कहा जा रहा है कि इस क्वेश्चन में अगर थीटा और थीटा डैश में क्या रिलेशन होगा, तो जब ये एक्सपेरिमेंट एयर में किया गया था, ये क्वेश्चन हम लोग ने क्लासरूम में किया था, तो जब ये एक्सपेरिमेंट एयर में किया गया था तो वर्टिकल से बनने वाला एंगल थीटा था और उसका फॉर्मूला क्या था, उसका फॉर्मूला था tan थीटा इज इक्वल टू एफ ई बाई mg। एफ ई मतलब ये है ना, और
और mg मतलब ये, इसको हम लोगों ने क्लासरूम में सॉल्व किया था Fe/mg। और जब एक्सपेरिमेंट वाटर में किया गया तो नया एंगल tan थीटा डैश कितना आया, Fe/kmg 1 माइनस डेंसिटी ऑफ लिक्विड अपॉन डेंसिटी ऑफ बॉडी। तो Fe/mg को हम लोग tan थीटा कह सकते हैं। तो tan थीटा बाई k 1 माइनस dl/db। इस क्वेश्चन में हमसे ये पूछा गया था कि जब एयर में एक्सपेरिमेंट किया गया तो एंगल थीटा था, और जब किसी लिक्विड में डुबो कर ये एक्सपेरिमेंट किया गया तो एंगल थीटा डैश था। तो थीटा और थीटा डैश में क्या रिलेशन होगा, तो रिलेशन आपके सामने है। tan थीटा डैश इज इक्वल टू tan थीटा अपॉन k 1 माइनस dl/db। कि उस लिक्विड का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है जिसमें डिप करके एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है, dl उसी लिक्विड की डेंसिटी है, और db इस ऑब्जेक्ट की, ये जो ऑब्जेक्ट है जो चार्ज बॉल है इसकी डेंसिटी है। ठीक है, आगे चलेंगे भाई। अगले क्वेश्चन में कहा गया कि अगर लिक्विड में डुबो देने के बाद भी एंगल चेंज ना हो, ये देखिए लिखा हुआ है इफ थीटा एंड थीटा डैश आर इक्वल, यानी कि पानी में डुबोने के बाद भी एंगल चेंज नहीं हुआ, तो बताइए कि dl और db में क्या रिलेशन होगा। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, जैसा कि हम लोग जानते हैं tan थीटा और थीटा डैश में क्या रिलेशन होता है, ये रिलेशन होता है 1 माइनस डेंसिटी ऑफ लिक्विड अपॉन डेंसिटी ऑफ बॉडी। तो अगर ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे तो ये कैंसिल हो जाएंगे। तो जब कैंसिल हो जाएंगे तो k ऊपर आएगा, और जब k ऊपर आएगा तो आ जाएगा k इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस dl/db, 1 अपॉन 1 माइनस dl/db। ये हो गया रिलेशन बिटवीन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ लिक्विड, डेंसिटी ऑफ लिक्विड एंड डेंसिटी ऑफ बॉडी। क्वेश्चन बेहद अच्छे हैं, जरा ध्यान से देखते चले जाइए, समझते चले जाइए। Two similar charges are hanged by two ropes of length L in gravity free space। अगर ग्रेविटी फ्री स्पेस में दोनों चार्जेस को हैंग किया जाएगा, ठीक है ना, तो ये दोनों एक दूसरे को रिपेल तो करेंगे ही करेंगे, और इस रिपल्शन को बैलेंस करने वाला कोई नहीं रहेगा। बैलेंस करने वाला कोई ना होने की वजह से ये दोनों धागे बिल्कुल सीधे हो जाएंगे। ये देखिए, ये उस तरफ और ये इस तरफ बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगा। ऐसे तब रहता है जब ग्रेविटी भी रहती है, तब वो एक लिमिट तक ही ऊपर जा पाते हैं, ग्रेविटी उनको ऊपर जाने से रोकती है। लेकिन अगर ग्रेविटी नहीं है तो ऊपर जाने से कोई रोकेगा नहीं, और दोनों मार्ग से दोनों धागे, दोनों चार्जेस इस प्रकार से दूर चलते चले जाएंगे और अल्टीमेटली बिल्कुल सीधे हो जाएंगे। ठीक है ना। तो इस समय धागे में टेंशन फाइंड करना है, तो इस चार्ज पर फोर्स लगेगा और धागे में टेंशन अंदर की ओर होगा, और क्योंकि ये चार्ज कहीं जा नहीं रहा है, ये वो जगह है जहाँ से दोनों धागे बंधे हुए हैं, तो क्योंकि ये चार्ज कहीं जा नहीं रहा है, इसका मतलब है इनवर्ड फोर्स इज इक्वल टू आउटवर्ड फोर्स। तो Fe की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 यानी कि Q स्क्वायर बाई इस धागे की लंबाई L और इसकी लंबाई भी L, तो ये पूरी लंबाई 2L होगी। तो R की जगह पर हम रखेंगे 2L का स्क्वायर, सो द रिजल्ट विल बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर अपॉन 4L स्क्वायर। बात समझ में आ रही है? एकदम सीधे हो जाएंगे। जब सीधे हो जाएंगे तो दोनों के बीच की दूरी L एंड L मिलकर कितना हो गया बताइए? 2L हो गया। तो R की जगह पर हमको 2L लिखना होगा। बाहर की तरफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा और अंदर की तरफ टेंशन लगेगा, टेंशन इसको बैलेंस करेगा। ये क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन था। आइए अगला क्वेश्चन। The two identical charge spheres suspended from a common point by two massless strings of length L। अच्छा, उन दोनों के बीच की दूरी x है। ये इन दोनों के बीच की दूरी x है और धागे की जो लंबाई है वो L है। अब इनका चार्ज लीक करने लगा। इस समय इक्विलिब्रियम था, लेकिन चार्ज लीक करने लगा। चार्ज के लीक करने की जो रेट है dq/dt वो कांस्टेंट बताई जा रही है। चार्ज के लीक करने की जो रेट है वो कांस्टेंट है।
तो जब चार्ज लीक करने लगेगा तो बैलेंस बिगड़ जाएगा। जब बैलेंस बिगड़ जाएगा तो ये दोनों एक दूसरे के करीब आने स्टार्ट हो जाएंगे और इनकी वेलोसिटी v और v होगी, ठीक है ना। तो हमें इनकी वेलोसिटी का इनके बीच की दूरी से रिलेशन फाइंड करना है। आइए डायग्राम को थोड़ा बड़ा बना दें और फिर सॉल्व करते हैं, जिससे क्लियरिटी से दिखाई पड़े कि क्या हो रहा है। ये इनके बीच की दूरी x है और ये वर्टिकल से बनने वाला एंगल थीटा है। थीटा बहुत ही स्मॉल है क्योंकि कहा जा रहा है कि जो x है वो l से काफ़ी कम है, मतलब थीटा इज़ वेरी वेरी स्मॉल, ठीक है ना। तो अब जब चार्जेस लीक करने लगा और चार्ज के लीक करने की जो रेट है वो बिल्कुल कांस्टेंट बताई जा रही है, dq/dt इज अ कांस्टेंट। तो जब ये लीक करने लगेंगे तो ये फोर्स, हाँ जब चार्ज, अरे लीक करने का मतलब है चार्ज एयर में जाने लगेगा, ठीक है ना। लीक करने लगेंगे तो जो बैलेंस था वो बिगड़ जाएगा। जब बैलेंस बिगड़ जाएगा तो ये दोनों अब एक दूसरे के करीब आने स्टार्ट हो जाएंगे। तो हमारा क्वेश्चन है कि वेलोसिटी और इनकी बीच की दूरी x में क्या रिलेशन होगा। आइए स्टार्ट करते हैं। tan थीटा इज इक्वल टू Fe/mg और थीटा छोटा होने की वजह से थीटा इज स्मॉल। अगर थीटा छोटा है तो हम tan थीटा को sin थीटा भी लिख सकते हैं। थीटा अगर छोटा है तो हम tan थीटा को sin थीटा लिख सकते हैं। तो अब हमने ये बना लिया, sin थीटा इज इक्वल टू Fe/mg। sin थीटा को हम लिख सकते हैं x/2/L परपेंडिकुलर। अगर ये पूरा x है तो ये क्या होगा, x/2 और ये भी x/2 होगा। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी कि x/2/L इज इक्वल टू 1/4πε0 q1 q2 अपॉन x स्क्वायर और साथ में ये mg आ गया। इस तरीके से हम देख रहे हैं कि x/2L प्रोपोर्शनल टू q स्क्वायर बाई x स्क्वायर। इस तरीके से हम लोगों ने ये देख लिया कि जो x³ है वो q स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब है कि x की पावर 3/2 प्रोपोर्शनल टू q हो गया। और अब हम डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी को फाइंड कर सकते हैं। आइए डिफरेंशिएट करें। हाँ आइए इसको हम लोग डिफरेंशिएट करें तो 3/2 x की पावर 3/2 - 1 यानी कि 1/2 प्रोपोर्शनल टू dq/dt। x की पावर 3/2 का डिफरेंशिएशन फिर से करिए। पावर को आगे लाएंगे, पावर में -1 करेंगे और साथ में और क्या आएगा, साथ में आएगा dx/dt और आएगा बिल्कुल dx/dt और प्रोपोर्शनल टू dq/dt। अब dq/dt एक कांस्टेंट है, इसका मतलब ये हुआ कि x की पावर 1/2 इंटू v प्रोपोर्शनल टू अ कांस्टेंट के प्रोपोर्शनल हो गया। इनकी वेलोसिटी प्रोपोर्शनल टू x की पावर हाफ 1 में जाएगा तो वेलोसिटी प्रोपोर्शनल टू x की पावर -हाफ। ये क्वेश्चन नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें इसका रिजल्ट याद रखिएगा, v प्रोपोर्शनल टू x की पावर -हाफ। ये ऑप्शन लिखा हुआ है, ऑप्शन 3 सही है। हुआ क्या है कि दोनों चार्जेस एक दूसरे को रिपेल कर रहे थे और इक्विलिब्रियम में थे, लेकिन अब अचानक चार्ज लीक करने लगा, मतलब एयर में जाने लगा, जिसकी वजह से चार्ज कम होने लगा तो Fe कम होने लगेगा, जबकि mg में कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। इसकी वजह से जो बैलेंस बना हुआ था, जो इक्विलिब्रियम बना हुआ था वो बिगड़ जाएगा। जब इक्विलिब्रियम बिगड़ जाएगा तो दोनों चार्जेस करीब आने लगेंगे, क्योंकि अब ये फोर्स कम होने लगा है, ये दोनों फोर्सेस कम होने लगे, मतलब ये रिपल्शन कम होने लगा तो ये दोनों चार्जेस पास आने लगेंगे। तो क्वेश्चन था कि ये जिस वेलोसिटी से पास आएंगे वो वेलोसिटी और इनके बीच की दूरी x में क्या रिलेशन होगा। सोल्यूशन आपके सामने है। यहाँ पर एक इम्प्रोवाइजेशन किया गया है, एंगल स्मॉल होने की वजह से tan थीटा को sin थीटा लिखकर इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व किया गया है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, नीट में आया हुआ क्वेश्चन है। ये दो स्फीयर्स हैं और हमें बताना है कि ये दो स्फीयर्स नहीं है, एक स्फीयर है और एक रिंग है, और हमें ये बताना है कि स्फीयर से कितना फ्लक्स पास हो रहा है। तो स्फीयर से कितना फ्लक्स पास हो रहा है, इसके लिए गॉस लॉ का इस्तेमाल करेंगे।
फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस इज इक्वल टू होता है क्यू इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना। तो हमें पहले अंदर वाला चार्ज यानी कि ये चार्ज निकालना पड़ेगा। तो ये चार्ज कैसे आ सकता है, देखिए दोनों स्फीयर का रेडियस सेम है और रिंग जो, हाँ दोनों सिस्टम का रेडियस सेम है, स्फीयर का रेडियस भी आर है, रिंग का रेडियस भी आर है। और खास बात ये है कि रिंग जो है वो स्फीयर के सेंटर को टच करके जा रही है और स्फीयर रिंग के सेंटर को टच करके जा रहा है, ठीक है। तो हमें ये चार्ज फाइंड करना है और उसको हम यहाँ पुट कर देंगे तो हमको स्फीयर से पास होने वाला फ्लक्स आ जाएगा। तो देखिए ये रिंग का रेडियस है आर, ये भी रिंग का रेडियस है तो ये भी आर होगा, ये स्फीयर का रेडियस है तो ये भी आर होगा, ये रिंग का रेडियस है तो आर होगा, ये स्फीयर का रेडियस है तो ये भी आर होगा। इस तरीके से ये दोनों ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल होंगे और इसलिए ये एंगल 60 डिग्री और ये एंगल भी 60 डिग्री होगा। अब हम लोग यूनिटरी मेथड से इस चार्ज को फाइंड करेंगे। ये पूरा एंगल कितना है 360 डिग्री, तो 360 डिग्री के अराउंड 360 डिग्री के अराउंड कितना चार्ज है, क्यू चार्ज है। इसलिए 1 डिग्री के सामने कितना चार्ज होगा, क्यू बाई 360 होगा। इसलिए 120 डिग्री के सामने कितना चार्ज होगा, क्यू बाई 360 इंटू 120, यानी कि इस चार्ज की वैल्यू क्यू बाई 3 होगी। कितने चार्ज की वैल्यू, इतने चार्ज की वैल्यू जो हम यहाँ पर बना रहे हैं। ये देखिए जो ग्रीन कलर से बना हुआ है, ये जो जितना चार्ज है वो क्यू बाई 3 होगा अगर ये पूरा चार्ज क्यू है। इसको हम लोगों ने कैसे फाइंड किया, जो पूरा एंगल है वो 360 है और पूरा चार्ज क्यू है, तो 1 डिग्री के सामने कितना चार्ज होगा, क्यू बाई 360। इसलिए ये देखिए 120 डिग्री, ये पूरा 60 एंड 60, ये पूरा 120 डिग्री के सामने कितना चार्ज कैप्चर होगा, दैट विल बी क्यू बाई 360 इंटू 120 मीन्स क्यू बाई 3। तो फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस इज इक्वल टू क्यू इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो फ्लक्स थ्रू स्फीयर के अंदर कितना चार्ज है, क्यू बाई 3 एप्सिलॉन नॉट अपॉन में, तो क्यू बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। अच्छा सवाल है, इसको तैयार कर लिया, समझ में आ गया होगा। इस चार्ज को कैसे निकाला गया, यूनिटरी मेथड से निकाला गया। ये पूरा एंगल कितना है 360, ये पूरा एंगल 360 और ये पूरा चार्ज, ये पूरा एंगल 360 और ये पूरा चार्ज क्यू। इसलिए 1 डिग्री के सामने चार्ज कितना होगा, क्यू बाई 360। इसलिए केवल इतना जो है, इतना केवल इतना कितना है 120, तो 120 के सामने कितना चार्ज होगा ये हम लोगों ने फाइंड कर लिया। कैसे, क्यू बाई 360 इंटू 120 क्यू बाई 3। अब इस फॉर्मूले में हम लोगों ने रख दिया, तो हमें स्फीयर के अंदर का चार्ज पता है, तो स्फीयर से पास होने वाला फ्लक्स भी हमको पता चल गया। सवाल अच्छा है। फाइंड चार्ज इनसाइड द क्यूब इफ एनी। कोई क्यूब यहाँ पर बना हुआ है क्या, यहाँ पर कोई क्यूब बना नहीं हुआ है। डायग्राम इस क्वेश्चन में डायग्राम नहीं है, तो इस क्वेश्चन में अगर डायग्राम नहीं है तो फिर एक काम करेंगे कि नेक्स्ट डीपीपी की स्टार्टिंग में इसको डाल देंगे और वो डायग्राम जैसा भी होगा वो बना हुआ मिलेगा तो हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो ये आपका इलेक्ट्रो 1 डीपीपी, जिसमें आखिरी क्वेश्चन मैं सॉल्व नहीं करा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर एक प्रॉपर डायग्राम नहीं बना है, जिसकी वजह से हम किसी एक आंसर का चुनाव बिना डायग्राम के नहीं कर सकते हैं। अपने मन से कोई डायग्राम बनाया जा सकता है, वो बना दिया जाएगा, तो फिर ऑप्शन कोई मैच नहीं करेगा। मेथड तो पता चल जाएगा पर ऑप्शन मैच, इसलिए डायग्राम जो भी है वो प्रॉपरली बना होगा। तो नेक्स्ट डीपी में हम लोग वहीं से शुरुआत करेंगे। चलिए ठीक है।